हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी कितनी हसरत है तुझे पाने की भाग 4 है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। स्पीड कम करो राजवीर, मुझे डर लग रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? वैदेही चिल्लाए जा रही थी, लेकिन राजवीर बहुत गुस्से में था। वैदेही जैसे कुछ बोलती वह गाड़ी का स्पीड और तेज कर देता। रास्ता खाली और सुनसान था, इसलिए गाड़ी की स्पीड तेज करने से गाड़ी हवा से बात करने लगती है। काफी देर रोड पर गाड़ी दौड़ाने के बाद राजवीर 360 डिग्री में अपनी कार घुमाई और वह कार एक जगह जाकर ठहर गई। गाड़ी के रुकने से वैदेही की जान में जान आई। वह राजवीर की तरफ गुस्से से देखती है, लेकिन वह कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। राजवीर अपनी कार से उतरकर उसका हाथ पकड़ गाड़ी से बाहर निकालता है। वह अब भी गुस्से में ही था। वैदेही अपने चारों तरफ देखी, वहां पर सन्नाटा था। दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। राजवीर ने उससे कहा, अब चिल्लाओ, जितनी एनर्जी है तुम में चिल्लाने की चिल्लाओ। मेरे सिवा कोई नहीं है यहाँ जो तुम्हें सुन सके। अब चिल्लाओ ना। चुप क्यों हो गई? मैं सुन रहा हूँ। वैदेही की आंखें नम हो गई थी। उसकी कंठ से अब कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। वह सिसक कर रोने लगी। उसे ऐसे रोते हुए देख राजवीर को बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपने गुस्से को शांत किया। कुछ पल के लिए दोनों में खामोशी छाई रही। फिर राजवीर ने कहा, क्यों कर रही हो? तुम्हें कितनी बार तुमसे कहूं कि भागने का ख्याल मन से निकाल दो, लेकिन मेरी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है वैदेही? क्यों मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ? लेकिन उसने खुद को रोका और कहा, बस कुछ दिन या कुछ महीनों की बात है। जैसे ही केस क्लोज्ड हो जाएगा तुम आजाद हो जाओगी। तब तक तुम कुछ भी ऐसा मत करो कि मुझे तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आना पड़े। उसकी बातें सुनकर वैदेही चुप रहती है। उसकी नजरें झुकी रहती है। अपनी नम आंखों से राजवीर की ओर देखती है तो राजवीर उसे अपने सीने से लगा लेता है। बात बात पर बच्चे की तरह क्यों रोने लगती हो? शांत हो जाओ। वैदेही को भी राजवीर के सीने से लगकर अच्छा महसूस हो रहा था। वो ऐसे जता रही थी जैसे कि वो राजवीर की बातों से सहमत हो गई हो। वो धीमी आवाज में बोली, क्या आज रात यहीं रुक सकते हैं? मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। राजवीर भी मुस्कुराते हुए बोला, बस यही बात है तो हम आज यहीं रुकते हैं। दोनों वहीं बैठ बातें करने लगते हैं। यह पहली बार था जब दोनों एक साथ अकेले में थे। राजवीर ने कहा, तुम डांस बहुत अच्छा करती हो। वैदेही हैरानी से उसे देखती है, जैसे कि वह पूछ रही हो कि तुम्हें कैसे मालूम। वह बोला, इतनी हैरान क्यों हो? तुम्हारे कॉलेज के एनुअल प्रोग्राम में मैंने देखा था तुम्हें डांस करते हुए, वहीं पर पहली बार। सभी से अनजान मस्त होकर सिर्फ अपने डांस को एंजॉय कर रही थी तुम। पहली नज़र में तुम्हें देखते ही मुझे एहसास हुआ कि। तभी राजवीर बोलना छोड़ वैदेही की तरफ देखा तो वो बैठे बैठे सो चुकी थी। उसे ऐसे देख उसे हंसी आ गई। सच में बच्चे की तरह सिर्फ रोती ही नहीं हो, उनकी तरह सो भी जाती हो। बिल्कुल बच्ची हो तुम अभी वैदेही। उसे अपनी बाहों में भर लेता है और मन में कहता है, कब समझोगी तुम कि यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी। उसे अपनी बाहों में उठाया और कार की बैक सीट पर उसे सुला देता है और खुद फ्रंट सीट पर आकर सो जाता है। रात काफी होने चली थी। राजवीर भी गहरी नींद में सो गया था। अचानक वैदेही ने अपनी आंखें खोली। संभालते हुए राजवीर की तरफ देखा और ध्यान से उसके पॉकेट से कार की चाबी लेकर डोर खोल देती है और बाहर निकल आती है और बोली, मिस्टर राजवीर सिंघानिया, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी बातों से इम्प्रेस हो जाऊंगी? मैं तो बस सोने की एक्टिंग करी थी ताकि जब तुम सो जाओ तो मैं तुमसे बहुत दूर भाग जाऊं। जा रही हूँ तुमसे बहुत दूर। वहां से जाने लगती कि राजवीर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे कि वैदेही डर जाती है। पलट कर देखती है तो राजवीर मुस्कुरा कर पूछा, कहाँ जा रही हो? फिर से भाग रही थी। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही थी। वह अपने पास पड़े धीरे से एक मोटा डंडा उठाती है और राजवीर के सिर पर दे मारती है, जिससे कि वह दर्द से तड़प उठता है। वैदेही ने कहा, सॉरी, मैं यह नहीं करना चाहती थी लेकिन मुझे करना पड़ा। वह वहां से भागने लगती है। राजवीर उसे रोकना चाह रहा था लेकिन वह चोट की वजह से उठ नहीं पा रहा था। वैदेही बस भागे जा रही थी बिना आगे पीछे देखे। रात अब अपने चरम पर थी। भाग भाग कर वह थक गई। ओह, मैं तो थक गई।
पता नहीं कहाँ यह रास्ता जा रहा है। मुझे पुलिस स्टेशन जाना ही होगा, लेकिन अंधेरे की वजह से यहाँ कुछ मालूम नहीं चल रहा है। वो अपने आसपास देखती है। नहीं वैदेही, तुम थक नहीं सकती हो, मुझे आगे चलते रहना होगा, शायद कोई मदद मिल जाए। उस राजवीर सिंघानिया का कोई भरोसा नहीं, मेरे पीछे ही आ रहा होगा। इधर राजवीर भी जैसे तैसे खुद को संभालता है। तुमने सही नहीं किया वैदेही, तुम्हें मुझे रोकना ही होगा। वह उठकर उसी रास्ते पर निकल जाता है जिस रास्ते से वैदेही भागी थी। यह लड़की मुझे पागल कर देगी, मालूम नहीं इतनी रात को कहाँ चली गई है। रास्ता भी बहुत खतरनाक है। वो आगे बढ़े जा रही थी कि थोड़ी दूर पर कुछ आवारा लड़के शराब पी रहे थे। उन्हें देखकर वैदेही डर से वहीं ठिठक गई। उन लड़कों की नज़र उस पर पड़ी। वह उसके पास आने लगे और वह पीछे मुड़कर फिर वही रास्ते पर भागना चाह रही थी, लेकिन वह लड़के उसे घेर लेते हैं। एक ने कहा, अरे यह तो कोई परी लग रही है, कहाँ भटक रही हो मैडम, हमें कहो, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। परी डरते बोली, मुझे जाने दो, मुझे तुम सबकी मदद की जरूरत नहीं है। दूसरे ने कहा, तुम लड़कियां भी ना कितना नखरे करती हो, खुद इतनी रात को अकेले भटकती हो और कुछ हो जाए तो दोष हमें देती हो। उठाओ रे इसे और ले चल अपने अड्डे पर, आज हम इसके साथ ही खेलेंगे। वे उसे जबरदस्ती उठाकर वहीं पास में अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। वैदेही चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन वहां उसका कोई सुनने वाला नहीं था। राजवीर भी उसे ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच आया था। उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, खून निकल रहा था और साथ में वो पसीने से लथपथ भी हो गया था। वैदेही उन लड़कों के सामने गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो प्लीज। लेकिन उन हवस से भरे लड़कों पर उसकी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वह अपने पूरे एनर्जी के साथ राजवीर का नाम पुकारती है, बचाओ मुझे राजवीर। उसकी आवाज की कंपन राजवीर की कानों में पड़ी। यह तो वैदेही की आवाज है, वह मेरे आसपास ही है। वह उस आवाज की ओर दौड़ पड़ा। वे लड़के उसके कपड़े फाड़ने लगे, उसे गलत तरीके से छूने लगे। वैदेही खुद को बचाने के लिए कोशिश करती रही, लेकिन वे दरिंदे उसकी नहीं सुन रहे थे। एक ने उसे खिंचकर थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। वह दरिंदे अपनी गंदी नजर उस पर गाड़ते हुए आगे बढ़े ही थे कि राजवीर वहां पहुंच आया। राजवीर को देख वैदेही उठकर उसकी बाहों में जाकर सिमट गई और उसे जोर से पकड़कर बहुत रोने लगी। मुझे मुझे बचा लो राजवीर, प्लीज मुझे बचा लो। उसे अब राजवीर की बाहों में सेफ महसूस हो रहा था। उसके फटे कपड़े और चोट देख राजवीर गुस्से से पागल हो गया था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने अपना कोट निकाला और वैदेही को उठाया। फिर वह एक एक करके सभी लड़कों को बुरी तरह से मारता है। हिम्मत कैसे हुई तुम सबको वैदेही को छूने की? राजवीर का गुस्सा देख वैदेही सहम सी गई थी। थोड़ी देर में शेरा पुलिस के साथ वहां पहुंचता है। पुलिस उन लड़कों को पकड़ ले जाती है। शेरा ने कहा, बॉस आपको तो बहुत चोट लगी है। राजवीर वैदेही की तरफ देखता है, लेकिन वैदेही की नजरें झुक गई थी। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अच्छा हुआ बॉस, आपने मुझे समय पर कॉल कर दिया था। आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, जल्दी गाड़ी में बैठिए। तब तक सुबह हो चुकी थी। सभी घर पहुंचते हैं। शेरा डॉक्टर को पहले ही कॉल कर चुका था। डॉक्टर राजवीर की मलहम पट्टी करती है। वैदेही अपने कमरे में बैठे रो रही थी। यह मुझसे क्या हो गया? मैंने राजवीर के सिर पर इतना जोर से हिट किया और बिना उसे देखे उस हालत में छोड़कर बस भागते चली गई। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरी वजह से उसे कुछ हो गया होता तो। मैं इतनी स्वार्थी कब से हो गई, लेकिन मैं करती भी तो क्या। मैंने जो भी किया उसने मुझे मजबूर कर दिया था ये सब करने के लिए। ना चाहते हुए भी मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। लेकिन यह भी तो सच है वैदेही, यदि राजवीर समय पर नहीं आया होता तो आज मैं खुद की भी नजरों से गिर गई होती। क्या मुंह दिखाती अपने मामा मामी को। मुझे राजवीर से माफी मांगनी चाहिए। थोड़ी देर में वहाँ सपना और करण पहुँचते हैं। दोनों राजवीर के बचपन के दोस्त थे। सपना ने पूछा, यह कैसे हुआ राजवीर, तुम्हें इतनी गहरी चोट कैसे लग गई? शेरा ने हमें फोन पर बताया, इसलिए हम भागे चले आए। करण ने कहा, यार इतना कुछ हो गया, तूने हमें कुछ बताना जरूरी नहीं समझा? राजवीर ने कहा, तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाह रहा था यार, और यह मैं अकेला कहाँ था, शेरा और बाकी लोग भी थे ना। तुम दोनों अपने काम से बेंगलुरु गए थे, वह ज़्यादा जरूरी था। अब कैसा फील कर रहे हो तुम? दोनों ने एक साथ पूछा। राजवीर ने कहा, अच्छा हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। तो ठीक है, तुम रेस्ट करो, हम बाद में बात करते हैं।
राजवीर को मेडिसिन लेने से और रात भर जागने की वजह से गहरी नींद आ गई। राजवीर की हालत देख सपना बहुत गुस्से से वैदेही के कमरे में गई। वैदेही उसे देख हैरान थी, क्योंकि वह तो अभी तक सपना और करण के बारे में कुछ भी नहीं जान रही थी। वैदेही ने पूछा, आप कौन है और ऐसे कमरे में कैसे चली आई? सपना ने कहा, देखने आई थी तुमको, तुम जैसी लड़की को। तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त की ऐसी हालत हुई है। तुम जैसी लड़की को क्या मालूम कि राजवीर सिंघानिया है क्या? लड़कियां उसके लिए मरती है। खुद को खुशकिस्मत मानो कि उसकी नज़र तुम पर पड़ी है। तुमने उसके साथ इतना गलत किया, फिर भी वो अपना दर्द छुपाकर तुम्हें बचाने आया। लेकिन तुम्हें इससे क्या? वैदेही ने कहा, मैं आपकी गुस्सा समझ सकती हूँ, मुझे अपनी गलती रियलाइज है, लेकिन तुम्हें अपने दोस्त से भी पूछना चाहिए कि मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों रखा गया है, मुझे क्यों नहीं जाने दिया जाता। वैदेही की बातें सुन सपना शौक में थी। उसे काफी हैरत हुई। उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो भी तो अनजान थी, वैदेही के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो कमरे से बाहर निकल आई। उसे ऐसे हैरत में देखकर करण ने पूछा, क्या हुआ? उसके कमरे में इतने गुस्से से क्यों गई थी? सपना ने कहा, राजवीर उस लड़की को जबरदस्ती यहाँ क्यों रखा है? वह तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो कभी भी किसी लड़की की गरिमा को चोट नहीं पहुँचा सकता है। फिर ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? करण ने कहा, यह तो राजवीर से ही पूछना होगा, इसका जवाब तो वही दे सकता है। वैदेही भी धीरे से अपने कमरे से निकलकर राजवीर के कमरे में जाती है। राजवीर सोया हुआ था। उसे ऐसी हालत में देखकर वह बुरा फील कर रही थी। वह खुद से बोली, क्या हो तुम राजवीर? मेरी तो समझ में नहीं आते हो। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, फिर भी तुम मुझे बचाने आ गए। मालूम नहीं कि तुम बुरे हो या अच्छे हो। जहाँ एक और तुम किसी की भी हत्या करवा देते हो, तो दूसरी ओर मुझे उन दरिंदों से बचाते भी हो। मुझे मेरे परिवार से अलग कर देते हो, मुझे धमकाते हो। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, लेकिन तुम्हारा एहसान नहीं ले सकती हूँ। इसलिए अब मुझे जानना है कि मुझे यहाँ रखने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है। इसलिए जब तक मैं तुम्हारी मकसद नहीं जान लेती, तब तक मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाऊंगी। थोड़ी देर में राजवीर की नींद खुल गई। उसे जागते हुए देखकर सपना और करण उसके कमरे में आए। अब कैसी है तबीयत? करण ने पूछा। पहले से बेहतर हूँ यार, राजवीर ने जवाब दिया। तो क्या हम बात कर सकते हैं? सपना ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछी। राजवीर उसकी आवाज में उसकी नाराजगी समझ गया था। पूछो, क्या पूछना है? सपना ने पूछा। यही कि मैं जिस राजवीर को जानती हूँ, वह लड़कियों से भले ही दूर रहता हो, लेकिन उनकी इज्जत करता था। तुम वह नहीं हो। क्यों मुझे तुम बदले बदले लग रहे हो? राजवीर ने कहा। घुमा फिरा के क्यों बात कर रही हो? सीधे पॉइंट पर आओ ना। ठीक है, तो यह मुझे बताओ कि तुम एक लड़की को ऐसे जबरदस्ती अपने घर में क्यों रखे हो? उसे उसके परिवार को लेकर ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? मिस्टर शाह की जब हत्या हुई थी तो वैदेही वहीं पर थी। उसने अपनी आंखों से सब देख लिया था। वह पुलिस को बताने वाली थी। यदि वह पुलिस को कुछ भी बता देती तो पुलिस को उन हत्यारों तक पहुंचने का क्लू मिल जाता, और शायद पुलिस के हाथ वो सबूत भी लग जाता जिससे हम ढूंढ रहे हैं। करण ने कहा, जरूरी तो नहीं है यार वो सबूत उनके पास ही हो। यदि ऐसा होता तो अब तक उनका कॉल आ गया होता। यही तो दुविधा है करण। राजवीर ने कहा। बड़ी माँ का आदेश था कि मिस्टर शाह से किसी तरह से वो सबूत वापस लेकर आऊं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। लेकिन मैं नाकामयाब हो गया। मिस्टर शाह हमारे साथ इतने साल काम किए थे। मैं उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाह रहा था। मैंने उन्हें मौका दिया था कि वो सारे सबूत मेरे हवाले कर दे। मैं उन्हें छोड़ दूंगा, लेकिन वह नहीं माने। फिर मैंने सेरा को आदेश दिया कि उसे जो समझ में आए वह करे उनके साथ, लेकिन वो सबूत लेकर आए। लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या हो गई। पुलिस को गाड़ी में और उनके पास से कोई ऐसा सबूत मिला ही नहीं। पुलिस ने घर में भी सर्च किया, लेकिन वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं मिला। मैं हैरान था, परेशान था। मुझे उन हत्यारों तक पहुँचना ही है, और वो सिर्फ वैदेही के सहारे ही पहुँचा जा सकता है। यही कारण है उसे यहाँ रखने की। सपना ने कहा। तो जाओ ना, उससे पूछो उसने वहाँ क्या देखा था। राजवीर ने कहा। नहीं पूछ सकता हूँ, वह मुझे कुछ भी नहीं बताएगी अभी। करण ने पूछा। लेकिन ऐसा क्यों? राजवीर ने कहा। उसे एक गलतफहमी हो गई है। उसे लगता है कि मिस्टर शाह की हत्या करने के पीछे मेरा हाथ है, इसलिए मैं सही समय का वेट कर रहा हूँ। मैं उसका भरोसा जीतना चाहता हूँ ताकि वह मुझे खुलकर सारी बातें बता सके। मुझे इतना कुछ करना ही नहीं पड़ता। मुझे उस दिन मिस्टर शाह को मार देना चाहिए था जब वो ब्लैकमेल करना शुरू किए थे, लेकिन मुझे ही उन पर रहम आ गई थी, यह सोचकर कि वो हमारी फैमिली के अच्छे बुरे में खूब साथ दिए हैं। लेकिन मैं गलत था।
बड़ी माँ के आने से पहले मुझे उस सबूत को ढूंढना ही होगा। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता हूँ। सपना ने कहा। राजवीर, हमें भी तुम्हें एक बात बतानी थी। राजवीर ने पूछा। बोलो। राजवीर, जब हम बेंगलुरु से लौट रहे थे तो हमारी मुलाकात निर्मला आंटी से हुई थी। यह सुन राजवीर को गुस्सा आ गया। वह सपना से बोला, मैंने कितनी बार कहा है कि उस औरत का नाम कोई भी मेरे सामने नहीं लेगा, और तुम दोनों उस औरत से मिलकर आए हो। करण ने कहा, यार हम मिलने नहीं गए थे, वो हमसे मिलने आई थी, तुम्हारे बारे में जानना चाह रही थी। और देख यार, जो भी ये है तो वो तुम्हारी माँ। बस करण, वो मेरी माँ नहीं है, और मैं यह बात कितनी बार कहूँ, मुझे उस औरत का नाम तक नहीं सुनना है। उस औरत से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। भले राजवीर की आंखों में गुस्सा था, लेकिन दर्द और नफरत का मिश्रण भी था। जिस औरत की वजह से मेरे पापा और बड़े पापा ना जाने दोनों कहाँ हैं। जब से होश संभाला हूँ तब से उन दोनों को ही ढूंढ रहा हूँ। हर रोज़ बड़ी माँ को दिलासा देता हूँ कि मैं उन्हें ढूंढ कर वापस लाऊंगा, लेकिन अब तक मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया। मैं तो वह बदनसीब बच्चा हूँ जिसे अपने बाप का चेहरा तक याद नहीं है, और सिर्फ उस औरत की वजह से मैं नफरत करता हूँ, उस औरत से। अभी उनकी बातचीत चल ही रही थी कि वैदेही वहाँ पर आ गई। उसे देख तीनों चुप हो गए। सपना और करण कमरे से बाहर निकल आए और राजवीर उसकी तरफ पीट कर मुंह फेर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वैदेही को बहुत बुरा लगा राजवीर को ऐसे उससे मुंह फेर लेना। उसकी आंखें नम हो गई थी, लेकिन अपनी आंसू को छुपाते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग कर पूछी, अब कैसी तबीयत है। राजवीर को उसकी प्यारी और स्लो आवाज़ सुन उसका कोई एक्टिंग लग रहा था, क्योंकि वैदेही जब भी बात करती थी हमेशा ऊंची आवाज़ में ही बोलती थी। वह उसकी तरफ पलट कर पूछा, अब कौन सा नया ड्रामा है तुम्हारा? अब क्या करने का प्लान किया है? तुम्हारे इस अच्छे व्यवहार से मुझे डर लगता है वैदेही जी, ना जाने कब क्या कर लोगी। जाओ मेरी नज़रों के सामने से, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। वैदेही ने बड़े प्यार से कहा, अभी भी गुस्से में ही हो? मैं नहीं जाऊंगी जब तक अपनी बात ना कह दूं। राजवीर उसे इग्नोर कर अपने बेड पर लेट जाता है, लेकिन वह भी कहाँ मानने वाली थी। उसने बोलना जारी रखा, मैं नहीं जानती थी कि तुम्हें ज़्यादा चोट लग जाएगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हें इतना दर्द भी होगा। मैं तो बस तुमसे दूर भागना चाहती थी। जब से आई हूँ एक बार भी मैंने अपने परिवार से बात नहीं की, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन यह मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें हट करना चाह रही थी। आई एम सॉरी। लेकिन राजवीर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। यह देख वैदेही मुंह बनाते हुए बोली, देखा, जब मैं तुमसे अच्छे से व्यवहार नहीं करती थी, अच्छे से बात नहीं करती थी, तब तो हमेशा मुझे परेशान करने आ जाते थे, चाहे कोई भी बहाना लेकर। लेकिन आज मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आई हूँ, तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। राजवीर, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ एक मौका दे दो। मैं वादा करती हूँ कि यहाँ से मैं कहीं भाग कर नहीं जाऊँगी जब तक तुम्हारी मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसकी बात कंप्लीट होते राजवीर बेड से उठकर उसके करीब आ जाता है और आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है वैदेही, मैं इसलिए नाराज़ हूँ कि तुमने मुझे हिट किया? वैदेही बिना पलक झपकाए उसको देखे जा रही थी। नहीं वैदेही, मुझे गुस्सा इस बात का है कि यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? यदि मैं समय पर तुम्हें नहीं बचाने आता तो क्या होता? गुस्सा इस बात का है कि मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहिए था, लेकिन तुम यह नहीं समझोगी। दोनों एक दूसरे को यूं ही देखते रहते हैं। पहली बार वैदेही के दिल में हलचल पैदा हो रही थी। राजवीर ने पूछा, अब तुम बताओ, जब तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो तो तुमने मुझे क्यों आवाज़ दी? मेरा नाम लेकर क्यों चिल्ला रही थी? उसकी सुन वैदेही की नज़रें अब झुक गई थी। वह यह बात सोचने लगी, ज़्यादा दिमाग पर जोर मत दो, मेरे सिवा था ही कौन जो तुम्हें वहाँ बचाने आता। उसने कहा, ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए, अपना ख्याल रखना। वह जल्दी कमरे से बाहर निकल आती है और राजवीर के चेहरे पर मीठी तिरछी मुस्कान आ जाती है। वह सोचती है, ऐसे राजवीर सही कह रहा था, जिससे मैं भाग रही थी उसी से ही मदद भी मांग रही थी। उसका ही नाम मैंने क्यों पुकारा? मुझे क्या हो गया था? और मैं ऐसे बहकी बहकी बातें कर ही क्यों रही हूँ? इधर एसीपी चौहान मिस्टर शाह की हत्या का जांच तेज कर देते हैं और वह उस लड़की यानी वैदेही का पता करने के लिए अपनी टीम से कहते हैं, उस लड़की ने हमें कॉल किया था, मालूम करो, वह जरूर कुछ जानती होगी। एक वही कॉल था जो कॉल करके थाने में आया नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि मिस्टर शाह की हत्या के पीछे राजवीर सिंघानिया का ही हाथ है।
अपने पावर के दम पर वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस बार उसका सामना मुझसे हुआ है। जब तक मैं उसे जेल के पीछे नहीं पहुंचा देता, मुझे भी शांति नहीं मिलेगी। पुलिस की टीम वैदेही को ढूंढने में लग गई। वह उस पीसीओ तक पहुंच जाते हैं जहां से वैदेही ने उन्हें कॉल किया था। एसीपी चौहान ने कहा, यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा हो तो पता करो। दूसरी तरफ शेरा भी मिस्टर शाह के हत्यारों का पता करने में जुट जाता है। शहर के जितने शूटर्स और गुंडे थे, सभी से वह पूछताछ करने लगता है, लेकिन उन गुंडों को मालूम था कि राजवीर सिंघानिया की दुश्मनी उन पर भारी पड़ेगी, इसलिए सभी उस हत्या से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। लेकिन पुलिस के हाथ वो फुटेज लग जाती है जहां वो वैदेही को उस पीसीओ से निकलते देखते हैं। वैदेही को देख एक एएसआई ने कहा, सर, यह लड़की को मैंने राजवीर सिंघानिया के साथ देखा था। कुछ दिन पहले कुछ बदमाश लड़के इसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे। तब उनके बॉडीगार्ड शेरा ने मुझे फ़ोन किया था। उस रात यह राजवीर सिंघानिया के साथ ही थी। यह सुन एसीपी चौहान की भौवें तन गई थी और वह खुश होते हुए बोला, पूरी डिटेल्स निकालो इस लड़की का। आखिर इस लड़की का राजवीर सिंघानिया से क्या कनेक्शन है? इसकी फैमिली डिटेल्स निकालो। कोर्ट से परमिशन लेनी होगी अब मुझे। अब इस लड़की से पूछताछ करनी ही होगी। यही है जो राजवीर सिंघानिया की बर्बादी का कारण बनेगी। क्या एसीपी चौहान अपनी मकसद में कामयाब हो पाएंगे? क्यों राजवीर अपनी माँ से इतनी नफरत करता है? आखिर उसके पापा और बड़े पापा के साथ क्या हुआ था? क्या वैदेही के दिल में राजवीर के लिए प्यार पैदा हो रहा था? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।